नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। और अर्थात दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम 10 प्रश्न देखेंगे और अगले पार्ट के अंदर हम 10 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल चेक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो की एक बार डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कक्षा 10 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कक्षा 10 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी ऐप ऐसे वाले क्वेश्चन देखने वाले। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको कई प्रश्न आपको इसके अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो दोस्तों परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसे अंश बट्टा हर यानी पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो दोस्तों एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव 7 आवर्ती का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 नंबर एकदम सही हो जाएगा 7। इसके बाद 2 नंबर आता है कि एक शून्यतर यानी शून्य के अलावा परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो दोस्तों एक शून्य के अलावा परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 3 नंबर की रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो दोस्तों यहाँ पर इन रेखाओं का हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मान तो हमें दिया गया x का मान 0, यानी सबसे पहले x का मान तो 0 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन ऑप्शन में देखते हैं कि 0 सिर्फ इसके अंदर और इसके अंदर है। तो दोस्तों या तो ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों अब ये 0 इस समीकरण के अंदर पुट करके देखते हैं। तो ये 0 पुट करेंगे तो ये तो टोटल 0 हो गया। 3y बराबर 12। तो y का मान देखेंगे तो 3 गुणा में इधर भाग में भेज देंगे तो 12/3 यानी 4। तो यहाँ पर 0 4 यानी 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 8 प्राप्त होता है, वह संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों इसके अंदर में पूछा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर 70 में और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा, यानी कहने का मतलब है कि 70 - 5 व 125 में से 8 कम होगा। तो ये दोस्तों और इनका हम जब HCF निकाल देंगे, दोस्तों इनका जब HCF निकालेंगे, HCF निकालने पर जो मान प्राप्त होगा वही हमारी यही संख्या होगी। तो यहाँ पर 70 - 5 और 70 में से 5 कम क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अंत में 5 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पर 70 में से 5 बच रहा है, 125 में से 8 बच रहा है। तो दोस्तों ये हमें इनमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 70 - 5 व 125 - 8। अब दोस्तों ये जो संख्या प्राप्त होगी उनका हम HCF निकालेंगे और जो मान प्राप्त होगा वही हमारी संख्या होगी। तो यहाँ पर 70 - 5 यानी 65, 125 - 8 यानी 117, दोनों का HCF निकालेंगे। तो 65 का गुणनखंड हो गया ये, 117 का गुणनखंड हो गया हमारा ये। इन दोनों के अंदर HCF निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन देखना होता है। कॉमन 13 है, तो यहाँ पर HCF आ गया 13। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब आता है दोस्तों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 ये दो समीकरण है का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान है। तो दोस्तों हमें इन समीकरणों का अंदर दिया गया है कि इनका कोई भी हल नहीं है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई भी हल नहीं होता है तब कंडीशन लागू होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। दोस्तों ये कंडीशन लागू होती है जब कोई भी मान नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब इन दोनों से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a1 का मान है 2, b1 का मान है हमारे पास ये a, और यहाँ पर c1 का मान है दोस्तों ये -1, क्योंकि ये यहाँ पर 1 है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर c1 का मान हो जाएगा -1। इसी प्रकार इससे तुलना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर a1 का मान हो जाएगा 3, a2 का मान -5, b2 का मान -5, c2 का मान -7। तो इस प्रकार ये मान हो गए। दोस्तों जब ये मान इसके अंदर पुट करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 यानी 2/3 बराबर a/-5। तो यहाँ से जब a का मान निकालेंगे इस प्रकार, तो a का मान आएगा दोस्तों हमारे पास -10/3 यानी 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन
कि द्विघात समीकरण, ये हमें द्विघात समीकरण दी गई है, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये हमें द्विघात समीकरण दी गई, इसके अंदर हमें इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है। विविक्तर का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसकी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस द्विघात समीकरण से करते हैं, तो दोस्तों जब इसकी तुलना उससे करेंगे तो यहाँ पर ए का मान 2 है, बी का मान -4 है, सी का मान 3 है, और यहाँ पर विविक्तर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है। दोस्तों इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सी सही है। तो दोस्तों जब हम इसको सोल्व करके देखेंगे कि दिए गए समीकरण का विविक्तर शून्य से कम है, सबसे पहले इस स्टेप को सोल्व करेंगे। तो विविक्तर का मतलब होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस समीकरण की तुलना जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस द्विघात समीकरण से करेंगे, तो ए का मान है 2, बी का मान है -4, सी का मान है 3। तो दोस्तों ये जो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके अंदर पुट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो विविक्तर है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान शून्य से कम ही प्राप्त होगा, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही है। इसके अलावा दोस्तों समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर विविक्तर का मान शून्य से कम है यानी माइनस में है, तो इसका मूल भी दोस्तों काल्पनिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों कथन सत्य है, यानी ए नंबर व बी नंबर दोनों सही है, यानी 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। तो ये 6 नंबर प्रश्न था, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा। अब आता हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए बी सी इस प्रकार है, इसका विकर्ण है। दोस्तों हमें एक आयत दिया गया जिसके अंदर ए यहाँ पर जो शीर्ष है वो 0 3 है, बी है यहाँ पर 0 3 और यहाँ पर सी है वो 5 0 है। तो यहाँ पर इसका विकर्ण पूछा गया, यानी ये विकर्ण ये पूछा गया, यानी ए बी की लंबाई पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पर ये एक बिंदु है, ये बिंदु है। हम जानते हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल जाती है तो उस दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों जब यहाँ पर a बिंदु है, इसके अंदर हम एक बार मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, और ये एक बार मान लेते हैं x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर दोस्तों ये x1 y1 ये x2 y2, तो यहाँ पर इस सूत्र के अंदर मान पुट करेंगे, तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 34। तो इस प्रकार 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी रूट 34 इकाई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों इस समीकरण का एक मूल हमें 1/2 दिया गया है। एक मूल का मतलब है ये एक एक्स का मान है, एक्स के यहाँ पर 2 मान होंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है जिसके अंदर एक मान हमें दिया गया है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि ये 1/2 है, इस समीकरण के अंदर एक्स की जगह पुट कर देंगे तो हमें एक्स का दूसरा मान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये 1/2 इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो x की जगह 1/2 स्क्वायर प्लस के का के, एक्स की जगह 1/2 माइनस का माइनस 5/2 5/4 का 5/4 बराबर में 0। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में k/2 माइनस का 5/4 बराबर 0। तो यहाँ पर k/2 तो इधर रख लेंगे, ये माइनस का 5/4 उस तरफ जाएगा प्लस का 5/4, ये 1/4 इधर प्लस का है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/4। तो अब 5/4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो बच गया 1, तो और यहाँ पर ये 2 भाग में इधर गुणा में जाएगा, तो इस प्रकार के बराबर हो गया 2। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनके संगत भुजाएं एक के अनुपात यानी समान अनुपात में हो। तो दोस्तों ये दोनों ही बात लागू होती है दो त्रिभुज समरूप होने के लिए। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल नंबर 10 कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी 90 डिग्री को SC भुजा 3 सेमी और BC भुजा 4 सेमी है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो दोस्तों एक त्रिभुज दिया गया हमें ABC, इस प्रकार यहाँ पर ये 3 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये समकोण है, तो यहाँ पर इस माध्यिका की माप पूछी गई है। दोस्तों इसके अंदर हमें ये माप नहीं पूछी गई है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर माध्यिका खींची जाएगी ये इन दो यहाँ पर ये जो रेखा है इसको 2 भागों में बांटेगी, यानी बराबर 2 भागों में बांटेगी। दोस्तों हमें इसका माप पूछा गया है किसी एक पार्ट का। दोस्तों इसका मान कैसे याद करेंगे कि हम जानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसके अंदर ये दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ पर एक आधार है एक लंब है, तो कर्ण पूछा जाएगा। तो AB का मान ज्ञात करेंगे, AB कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से जब
एफ बी का मान निकालेंगे तो एफ बी का मान आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एफ बी का स्क्वायर का मान आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 16, तो 9 और 16 25 हो जाएगा। तो एफ बी स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो एफ बी निकालेंगे तो रूट 25 हो जाएगा, यानी रूट 25 का मान होता है 5। तो इस प्रकार दोस्तों कर्ण का मान आ गया हमारे पास 5, और हमें इसको 2 पार्टों में बांटना है क्योंकि ये इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 5/2, यानी 5 का आधा यानी 2.5। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, उसके अंदर आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक दिए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।